सभी एस्पिरेंट्स का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूपी पीसीएस मेंस की एकदम शुरुआत से, एकदम जीरो लेवल से तैयारी कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपने कभी मेंस की प्रिपरेशन नहीं की, कभी आपने मेंस नहीं दिया या चाहे दे भी चुके हैं तो भी आपको मेंस के लिए तैयारी की क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मेंस का एग्जाम का पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर कैसे आता है, बुक लिस्ट वगैरह क्या फॉलो करनी है, आंसर राइटिंग के बारे में बात करूंगी। साथ ही किन वजहों से सिलेक्शन नहीं होता वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेंस की परीक्षा जो है उसमें कुल 8 पेपर होते हैं, जिसमें आपको कुल 1600 नंबरों के लिए एक फाइट करना होता है दूसरे अभ्यर्थियों से। और ये सभी आपको आठों पेपर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने होते हैं, यानी आपको लिखना होता है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है ये। तो आइए देख लेते हैं कि वो 8 पेपर कौन कौन से हैं। तो ये रहे आपके जो है आठों पेपर। सबसे पहले आपको मॉर्निंग शिफ्ट में सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का पेपर पूछा जाता है जो 150 नंबरों का होता है। इसके बाद निबंध का पेपर होता है 150 अंक का, और जीएस 1 2 3 4 ये 4 जीएस के होते हैं। 200 अंक इसमें हर पेपर के लिए हैं। इसके बाद 2023 से आप पैटर्न चेंज करके ऑप्शनल को हटाकर जो पेपर 5 और 6 ऑप्शनल हुआ करता था उसकी जगह पे अब यूपी स्पेशल वाले पेपर ऐड कर दिए गए हैं, तो वो भी 200 नंबर के प्रत्येक पेपर होते हैं। यानी इस तरीके से आपके ये 150 300 अंक ये, 800 अंक ये, 400 अंक ये, यानी कुल मिला के आपके 1600 अंकों का ये पेपर होता है। 1600 नंबरों का आपका ये पेपर होता है। और आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये सभी आपका जो है मेंस के मार्क्स पर ही डिपेंड करता है। प्रीलिम्स के कोई भी नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं। प्रीलिम्स के माध्यम से सिर्फ मेंस देने वाले कैंडिडेट की छंटनी की जाती है। मेन जो आपकी मेरिट है वो मेंस से ही डिसाइड होती है, यानी मेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये आपने देखा कि कितने पेपर आपको देने हैं मेंस में और कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्रत्येक पेपर जो है आपका 3 घंटों का टाइम, 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है हर पेपर के लिए, और आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है उनको। मेंस का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि एक एक नंबर के लिए यहाँ पे फाइट होती है। ये आपको तब पता चलता है जब एक एक नंबर से किसी का सिलेक्शन रुकता है, या एक एक नंबर से मनचाही पोस्ट नहीं मिल पाती, या फिर सालों साल जो है मनचाही पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि उसी एग्जाम को एक नायब तहसीलदार भी क्वालिफाई करता है, वो भी मेहनत करता है, और उसी एग्जाम को एक एसडीएम का पद जिसको मिलता है वो भी उतनी मेहनत करता है, लेकिन नायब तहसीलदार को एसडीएम तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लगते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि वो फिर से पढ़े, फिर से एग्जाम दे और फिर से क्वालिफाई किए करे। तो जब मेहनत करनी ही है तो फिर एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए ताकि आपको मनचाही पोस्ट और रैंक मिल पाए। तो ये हुई आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात और पेपर पैटर्न की बात। अब देख लेते हैं कि पेपर का फॉर्मेट कैसे होता है। तो ये हमने देखा कि कुल 1600 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है सब मिलाकर। अब देखते हैं कि आपका पेपर का एक पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक जो है आपका पेपर आता है। इसमें कुल 20 प्रश्न होते हैं। 2 सेक्शन में बटा होता है पेपर। सेक्शन ए, इसमें आपको 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं। सेक्शन बी 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं। इसमें जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर आपको 125 शब्दों में लिखना होता है, और आपको 8 अंक का प्रत्येक प्रश्न ये होता है यहाँ पे। जबकि इधर वाले सेक्शन में आपको
इधर वाले सेक्शन में आपको 2 आंसर लिखना होता है और 12 अंक होते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो ये हो गया आपका एक पेपर का जीएस 1 से लेके 6 तक का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आप लोग पूछते हैं कि आंसर कैसे लिखना होता है। वहां पे आपको प्लेन बुकलेट मिलती है कि कैसे क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि अब आपको आंसर कम क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, यानी आपको कॉपी में ही आपको क्वेश्चन लिखा होता है, साथ ही उस क्वेश्चन के लिए कितना स्पेस आपको चाहिए। 125 शब्द वाला है तो उसके लिए करीबन 1.5 पेज देते हैं। इसके बाद फिर आगे दूसरा प्रश्न लिखा होता है, उसके लिए स्पेस होता है, फिर अगले प्रश्न के लिए स्पेस होता है। इस तरह आपको क्वेश्चन बुकलेट में ही, आंसर बुकलेट में ही आपको क्वेश्चन छपे होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक भी, जगह भी निर्धारित की हुई है कि आपको कितने स्पेस में उसका आंसर लिखना होता है। सेकेंड कॉपी यानी जो हम लोग हाई स्कूल इंटर में बी कॉपी लिया करते थे, दूसरी कॉपी लेते थे, धागे से उसको लगाते थे, वैसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं होती है। यहाँ एक ही बुकलेट आपको मिलती है, उसी में सब कुछ लिखना होता है। एसे के लिए भी आपको 3 एसे लिखने होते हैं और उसके लिए भी आपको हर एसे में उसके टाइटल लिखी होती है और उसके लिए आपको जगह निर्धारित है। तीनों एसे के लिए ऐसे करके आपको लिखना होता है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। अब पेपर का पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद देखते हैं कि अब हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहला काम, आप जाइए और सिलेबस की एक कॉपी प्रिंट कराकर लेकर आइए। हर समय सिलेबस की प्रिंटेड कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपको हर सिलेबस, हर पेपर के जो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ें तो आप तुरंत रिलेट कर पाएं कि ये पॉइंट, ये टॉपिक फला पेपर के सिलेबस के फला नंबर के बिंदु में दिया हुआ है। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब सिलेबस की जानकारी कर लेने के बाद दूसरे स्टेप पे आपको करना है कि आपको रिसोर्सेज की जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या चीज कहाँ से पढ़नी है। तो सिलेबस पहले अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद रिसोर्स मेंस की बुक लिस्ट के लिए मैंने एक हॉलिस्टिक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ है। इसमें आपको हिंदी से लेकर जीएस पेपर 6 तक के सभी सोर्सेज मैंने हर एक पॉइंट को कवर करने के लिए बताए हुए हैं। ये वीडियो अपने आप में एक हॉलिस्टिक वीडियो है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा रिसोर्सेज के लिए। साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि मार्केट में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है। आप एक ही पॉइंट को कवर करने के लिए ढेर सारे रिसोर्सेज के कलेक्शन के पीछे बिल्कुल मत भागिएगा। एक रिसोर्स पकड़िए, उसी पे भरोसा करिए, उसी को बार बार पढ़िए। नहीं तो क्या होगा कि आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे और लास्ट में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब 2 स्टेप देखें। इसके बाद सवाल जो सबसे बड़ा प्रतिभागियों के मन में रहता है कि क्या मेंस की तैयारी के लिए कोचिंग करना जरूरी है, क्या बिना कोचिंग के सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो मेरी राय में हाँ, कोचिंग के बिना भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। सेल्फ स्टडी से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। बस आपको चाहिए रिसोर्सेज, डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन। इसके अलावा आपको एक मेंटर चाहिए होगा जो आंसर राइटिंग में आपको गाइड करेगा। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आपको बिना किसी बड़ी कोचिंग में जाए, बिना वहां क्लासेस लिए, आप बिल्कुल मेंस को क्लियर कर सकते हैं। तो अब स्टेप 3 और 4 ये एक साथ चलेंगे, ये अलग अलग नहीं है। स्टेप 3 में है आपका जो आपने रिसोर्सेस कलेक्ट किए हैं, जो वीडियो से आप देखेंगे, उन सभी रिसोर्सेस को आपको रीडिंग लगानी है और नोट्स बनाने के चक्कर में अभी बिल्कुल मत पड़िएगा। आप सिर्फ अभी रिसोर्सेस को कलेक्ट करके उनकी रीडिंग करिए। एक पेन या हाइलाइटर साथ में लेके बैठिए। कोई पॉइंट आपको ऐसा मिलता है तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। इसके बाद आपका स्टेप 4 जो थी के साथ ही चलेगा, वो है आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये कभी भी मत सोचिएगा कि आप सब कुछ पढ़ के डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप डायरेक्ट वहां पे पहला ऐसे लिखेंगे या डायरेक्ट आप वहां पे जाके आंसर को लिखने का अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर मैंने 8 आपको बताया, ये पेपर तो 8 है लेकिन होते 2 ही 3 दिन के अंदर हैं। पहले दिन जब आप जाएंगे तो आपको मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी का पेपर करना होगा। उसी दिन सेकंड शिफ्ट में आपको ऐसे लिखने होंगे 3।
अगले दिन आप जाएंगे तो आपको मॉर्निंग में GS1 लिखना होगा, फिर सेकंड शिफ्ट में उसी दिन आपको GS2 के भी 20 आंसर लिखने होंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अगले दिन भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले जब ऑप्शनल हुआ करता था तो आयोग ऑप्शनल के पहले एक दिन का गैप दे दिया करता था। अब इस बार जब नया रिवाइज कैलेंडर आएगा तभी पता चल पाएगा। यानी ये एग्जाम आपको बैक टू बैक होते हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में 20 क्वेश्चन सुबह 20 क्वेश्चन शाम को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखने होते हैं। और कितने सारे शब्द आपको एक दिन में लिखने हैं आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बिना आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस के ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पे जाके सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए 3 घंटे में और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ उन आंसर्स को लिख पाए। तो बार बार आपसे कहूंगी कि आंसर राइटिंग जरूर करिए। एकदम जीरो से आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें, इस पर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका कि किस तरह किस क्रम में आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है। जब आप सारे सोर्सेस की रीडिंग लगा लेंगे और थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर देंगे। शुरू में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपको एक आंसर लिखने में 2 घंटे भी लग जाएं, इसमें बिल्कुल ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि ये आंसर उन आंसर से बिल्कुल अलग है जो आप एकेडमिक्स में लिखते थे। यहाँ पर आंसर लिखने का तरीका और डिमांड बिल्कुल अलग होती है और जिस टोन में आपको क्वेश्चन पूछा है उसी टोन में आपको आंसर को लिखना होता है। और जो पढ़ते हैं हम बुकलेट रिसोर्सेज वो सब जनरलाइज फॉर्म में दिया होता है, तो उसको उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस मांगती है ये चीज। तो अब आइए देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। अगले स्टेप में आप जो आंसर्स आपने लिखे हैं उनको किसी अच्छे मेंटोर से इवेलुएट कराइए या फिर खुद आप इवेलुएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रैक्टिस करिए। खराब आंसर लिखने से कभी डरना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस ही आपको इस एग्जाम में आखिरी तक सफलता दिला सकती है। जनरल हिंदी की तैयारी के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो दूंगी, ऐसे के लिए भी अलग से आपको वीडियो दूंगी, लेकिन आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। अब अगला स्टेप आएगा नोट्स मेकिंग का। जब आप सारे रिसोर्सेज को एक बार पढ़ लेंगे, साथ ही थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे, तो फिर अब आपको नोट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। नोट्स जो है दोस्तों, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कोर टॉपिक्स होते हैं और हर बार उनसे क्वेश्चन आता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGO का योगदान, और गवर्नेंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। साथ ही GS4 में इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वगैरह, सिविल सेवक के गुण क्या है, एम्पैथी वगैरह, ये सब हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तब आपको क्या करना है, नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो इतने बल्कि रिसोर्सेज पढ़ेंगे उनको आप ना तो एग्ज़ाम सेंटर में सारा अपने साथ ले जा सकते हैं, ना ही आपको 2 पेपर के बीच में जो गैप मिलता है आधे 1 घंटे का, उसमें आप हल्का सा फ्लिप करके उनको आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। तो पेपर के जस्ट 1 दिन पहले या ट्रेवलिंग टाइम में या फिर एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले आपको कुछ जो रिवीजन के पॉइंट चाहिए होते हैं उसके लिए हम नोट मेकिंग करते हैं। उसमें आप कोई ऐसी कोटेशन लिख सकते हैं, कुछ आप ऐसे करंट अफेयर के फैक्ट लिख सकते हैं जो आप इंट्रोडक्शन वगैरह में डालना चाहते हैं, अच्छे कंक्लूजन लिख सकते हैं। इस तरीके से आप एक A4 शीट लीजिए और उसमें ऐसे 4 खांचे बना लीजिए और बस एक पेज के 1/4 हिस्से में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस इतने स्पेस में आपको सिर्फ पॉइंटर्स लिखने हैं ताकि एग्जाम में आपको वो पॉइंट हिट कर पाए और हेडिंग के रूप में कोई चीज आपसे छूटने ना पाए आंसर राइटिंग करते वक्त। आंसर राइटिंग की को कैसे आपको रिफाइन करना है उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियोस दूंगी। साथ ही GS के जो पेपर 1 से लेके 6 तक उन सभी के लिए मैं अलग से आपको एलोबरेटेड वीडियो दूंगी। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज या मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की सीरीज लेकर आऊँ जिसमें मैं डीप में जाकर के एक एक चीज़ों को कवर करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप आंसर राइटिंग के लिए मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उसको आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। तो यही जो है आपका मेंस का पूरा जो है सार था तैयारी का।
तो ये आपका मेंस की तैयारी का पूरा सार था। इन 16 स्टेप आपका होगा इंटरव्यू का, वो 100 अंकों का होता है, लेकिन जो मेन आपका जो पोस्ट डिसाइड होती है वो मेंस के होती है। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है आपके पास, चाहे आप 2025 के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2024 में मेंस देने की स्थिति में हो, दोनों ही स्थिति में आपको यही सही समय है, आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि चाहे आज या कल, चाहे ऐसे या वैसे, सिलेक्शन तो आपको मेंस से गुजर के ही होगा, और आंसर राइटिंग किए बिना और मेंस की तैयारी किए बिना आपकी नैया पीसीएस में पार नहीं होने वाली है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर किसी वीडियो में जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।